Hi everyone, welcome to the part 3 of Polity PYQ analysis series that we have just started on our channel. So, this particular video is going to be about all the previous year questions that have been asked in between 2015 till 2025 with respect to theme number 3, which is Indian judiciary. Now, in this particular series, we have divided the syllabus of polity into 11 parts, 11 themes. So, previous two themes have been about Indian constitution and union and state legislature. Now, in this, we are going to discuss the previous year questions with respect to Indian judiciary in between 2015 to 2025. Now, in all, in the last 10 years, approximately 12 questions have been asked. इससे हम अगर एवरेज निकालें दैट मीन्स एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थीम दैट इज़ इंडियन जुडिशरी. नाउ हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इंडियन जुडिशरी में से भी किन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे हर साल क्वेश्चन आते हैं. नाउ इंटरेस्टिंगली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इस पर्टिकुलर थीम पे टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इतने रिपीट नहीं होते हैं. सो ब्रॉडली हर टॉपिक इंडिविजुअल मतलब हर साल कोई नए टॉपिक पे ही क्वेश्चन आता है बिकॉज इंडियन जुडिशरी इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक राइट. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, देन यू हैव ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स लाइक लोक अदालत हो गए, ग्राम न्यायालय हो गए, फैमिली कोर्ट्स हो गए. सो दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक राइट. दिस थीम इज़ वेरी फास्ट. तो अगर जो रिपीटेशन देखने को मिली है वो यूजुअली आपकी रिट्स पे क्वेश्चन रिपीट होता है right. Then article 142 is important. Bar Council of India is lately becoming important. Contempt of court is important. Judicial custody is important. Impeachment of judges, now this is an important topic. इस पे PYQ पे भी क्वेश्चन आया है and this has been in current affairs lately, right. Then ग्राम न्यायालय एक्ट, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आपके जितने भी हैं वो सारे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स which surround this particular theme. Right, now quickly let us move on to the questions. So interestingly 2025 में इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, जुडिशरी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है. ऑलराइट, नाउ इन 2024 वन क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. लेट अस सी किसके बारे में है. इट सेज अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स टू. सो द टॉपिक फ्रॉम विच क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इज रिट्स. अब पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे. अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन, द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ लॉ ऑन प्रोहिबिशन, लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस, द गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी. सो बेसिकली रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या होती है उस पर क्वेश्चन है. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ आपको 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होती हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है. कौन कौन सी होती है, उनका पर्पस क्या होता है, रिट का क्या पर्पस है. बेसिकली ये क्वेश्चन पर्पस पे ही था. आप आगे देखेंगे क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है कि रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट किन टाइप्स ऑफ बॉडी, which type of people, institutions, and it cannot be issued against which type of people and institutions. ये पता होना हर टाइप ऑफ रिट के लिए इंपॉर्टेंट है. हैबियस कॉर्पस हो गई आपकी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, मैंडेमस, ये अलग अलग टाइप के रिट्स है राइट. तो आप क्वो वारंटो, ऑलराइट, सर्शरी. सो आपको ये 5 टाइप के रिट्स के क्या पर्पस होते हैं, किसके अगेंस्ट ये इशू हो सकती है, किसके अगेंस्ट ये इशू नहीं हो सकती है, ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है राइट. Now let us move forward. In 2023, no question was asked from this particular theme, which is Indian judiciary. Now in 2022, 3 questions have been asked. All right. So the first question, let us read. Consider the following. Okay, wait a second. Consider the following statements. Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed. Okay, all right. नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में. आगे पढ़ते हैं. The Constitution of India empowers the Supreme Court and High Court to punish for contempt of themselves. Okay. Number 3. The Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. Now, जहाँ भी Constitution of India defines आ गया, वहाँ you have to become very cautious because usually Constitution of India चीज़ें define नहीं करता है. Usually कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही हैं जो Constitution of India define कर रहा है, वो हमें पता होनी चाहिए.
ये हमें पढ़ के जाना है. सो वी नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. सो ये एलिमिनेट हो गई स्टेटमेंट. जैसे ही मेरी स्टेटमेंट 3 एलिमिनेट हुई, ऑप्शन सी और डी जिसमें ऑप्शन 3 है, जिसमें स्टेटमेंट 3 है वो गया. तो मेरा आंसर ए या बी में से होगा. अब ए और बी में 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट्स को सही माना हुआ है, तो मुझे अब देखनी ही नहीं है, ये तो दोनों मुझे एज्यूम करना सही है. मुझे फोर्थ वाली स्टेटमेंट पढ़नी है. अगर फोर्थ वाली स्टेटमेंट सही है तो मेरा ऑप्शन है आंसर बी. अगर फोर्थ वाली स्टेटमेंट गलत है तो मेरा आंसर है ऑप्शन ए. राइट. सो नाउ लेट अस रीड द फोर्थ स्टेटमेंट. In India, the parliament is vested with the powers to make laws on contempt of court. Absolutely correct. ठीक है. So the answer is option B, 1, 2 and 4. Easy question. Second question of 2022. It says, with reference to writs issued by courts of India, consider the following statements. Again the question is asked on writs. 2024 में भी आया, 2022 में भी आया. अब देखते हैं. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. Okay, purpose पूछा है mandamus writ का. ठीक है. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. अब यहाँ पूछ लिया कि mandamus जो writ है वो किसके अगेंस्ट होती है, किसके अगेंस्ट नहीं होती है, बेसिकली इस पे. Alright. Any public-minded person can be petitioner to move to the court. Can be a petitioner to move to the court to obtain a writ of quo warranto. Quo warranto का कौन जा सकता है, कौन इस रिट को क्या कहते हैं, मूव कर सकता है. राइट. सो द आंसर इज ऑप्शन 1 and 3. जो मैंडेमस है वो गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट लाई करती है, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी इज पार्ट ऑफ स्टेट. सो जो हमारा सेकेंड है वो गलत है. यहाँ बोल रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट लाई नहीं करती है. द आंसर इज ऑप्शन सी, विच इज 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट. All right. Now let us move to question number 3 of 2022. It says, with reference to India, consider the following statements. Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates. This is incorrect. ये जो corporate lawyers और patent attorneys हैं ये भी advocates के लिए recognize किए जा सकते हैं. जब भी आप देखेंगे ना कोई भी यूपीएससी, यूजुअली क्या होता है, जब भी यूपीएससी को स्टेटमेंट देता है कि ये तो करेक्ट है बट ये करेक्ट नहीं है, तो वो स्टेटमेंट गलत होती है. आप ये पैटर्न ऑब्जर्व करके खुद से देखना. और राइट, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. लेट अस रीड स्टेटमेंट 2. बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस. एब्सोल्युटली करेक्ट. इट लेज, मतलब ये बार काउंसिल्स का रोल बता रहा है आपको, इसमें कुछ एक्सट्रीम कुछ गलत चीज़ नहीं है. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ऑप्शन बी विल बी योर आंसर. नाउ इन 2021 2 questions were asked from this particular topic. So question number 1, let us read. With reference to India, consider the following statements. Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. जैसे हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट में ऑब्जर्व किया था, क्या पैटर्न था कि ये तो लॉयर्स, ये तो एडवोकेट्स की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, बट हम इनको एडवोकेट्स की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई थी. ऐसे ही इधर क्या है, जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न मैजिस्ट्रेट एंड द अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल. नहीं, जेल में लॉकअप किया जाता है, पुलिस स्टेशन में नहीं. अगर पुलिस कस्टडी में होते हैं, यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी की बात हो रही है, अगर द अक्यूज्ड इज इन पुलिस कस्टडी देन द अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन. बट अगर जुडिशियल कस्टडी में होते हैं हमारे अक्यूज्ड तो वो जेल में लॉकअप किए जाते हैं. तो इस स्टेटमेंट को रिवर्स कर रखा है, दिस इज रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट. एकदम करेक्ट है. ठीक है, तो option B, statement 2 is correct. Let us read question number 2. It says, with reference to Indian judiciary, consider the following statements. Any retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit and act as Supreme Court judge by Chief Justice of India with prior permission of President of India. Absolutely correct statement. ये आपका बिल्कुल static portion है, पता होना चाहिए. Second statement, a high court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. अब देखिए, अगर ये यहाँ तक होती ना स्टेटमेंट, यहाँ फुल स्टॉप होता, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, तो ये एकदम करेक्ट होती. गलत कैसे बनाया यूपीएससी ने स्टेटमेंट को, आगे लगा दिया एज द सुप्रीम कोर्ट डज. अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर सेम नहीं होती इन टर्म्स ऑफ रिव्यू ऑफ जजमेंट्स.
सुप्रीम कोर्ट की पावर इज मच ब्रॉडर देन हाई कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि यहाँ पे एज द सुप्रीम कोर्ट डज आ गया। सो यू हैव टू जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली और आपका आंसर अपने आप आपको दिख जाएगा, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन ए, वन ओनली। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Now in 2020, only one question was asked from this particular topic and very easy. It says, in India, separation of judiciary from executive is enjoined by. इनमें से कौन सा आंसर है आपका? है ऑप्शन बी, डीपीएसपी। नाउ इन द कमेंट सेक्शन यू विल टेल मी विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which is in DPSP states this particular provision. All right. Now, in 2019, 3 questions were asked from this particular topic. Let us read question number 1. It says, consider the following statements. The motion to impeach a judge of the Supreme Court in India cannot be rejected by Speaker of Lok Sabha as per the Judges Inquiry Act of 1958. Now, this statement is wrong. Why? Because Speaker may or may not reject. राइट इसमें एब्सोल्युटली कैन नॉट लिखा हुआ है, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाई हुई है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट, लेट अस रीड. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस and give details of what constitutes incapacity and proved misbehavior of judges of Supreme Court of India. अगेन जैसे डिफाइंस आएगा ना, बहुत कॉशियस हो जाना है. यूजुअली डिफाइन गलत ही होता है यूजुअली, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. Alright, now third statement. The details of process of impeachment of judges of India in Supreme Court of India are given in Judges Inquiry Act 1968. Absolutely correct statement. कुछ एक्सट्रीम नहीं है, कुछ नहीं है, जो डिस्क्रिप्शन दे रखे है बेसिकली. सो दिस इज करेक्ट. नाउ स्टेटमेंट 4. If the motion for impeachment of judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and not less than 2/3 of total members of that house present and voting. Simply special majority की आपको डिस्क्रिप्शन दे रखी है एंड ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. दिस यू शुड नो क्या प्रोसेस होता है. सो आंसर इज ऑप्शन 3 and 4. All right. Now question number 2 of this year. It says, with reference to Constitution of India, prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibition or limitations on the constitutional powers under Article 142. It could mean which of the following. अब बस आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 142 इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और आपका आंसर आ जाएगा. क्योंकि 4 स्टेटमेंट्स हैं, इन चारों में से सिर्फ एक ही ऐसी स्टेटमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करती है. बाकी सारी स्टेटमेंट एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है, एक स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है. सो ओनली वन स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 142 जो होता है. सो वही करेक्ट होगी. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. दिस इज करेक्ट. ओके, आंसर इज ऑप्शन बी. Now, coming to question number 3 of this year. With reference to Constitution of India, consider the following statements. No High Court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutional valid. Okay. Any amendment to the Constitution of India cannot be called into question by Supreme Court of India. Both statements are incorrect. Right? ये गलत है. सेंट्रल लॉ हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है, राइट, और अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकते हैं. ठीक है. सो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नाइदर 1 nor 2. नाउ इन 2017 and 18 no question was asked from judiciary. In 2016 only one question was asked. Let us read that. All right. With reference to the Gram Nyalay Act, which one of the following statements is correct? Number 1. As per the act, Gram Nyalay can hear only civil cases and not criminal cases. Again, यहाँ पावर नैरो कर रहे हैं हम ग्राम न्यायालय की, नॉट आ रहा है. ठीक है. सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ग्राम न्यायालय कैन हियर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. जब भी यूपीएससी किसी बॉडी या किसी ऑर्गेनाइजेशन की पावर को नैरो करता है स्टेटमेंट में, तो वो यूजुअली गलत होती है, राइट. तो वहाँ ध्यान रखना है. नाउ स्टेटमेंट 2 सेज द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स और रिकन्सिलेटर्स. दिस इज करेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन बी, 2 only. All right. Now in 2015, only one question was asked from this particular topic. It says, who or which of the following is custodian of Constitution of India? So the answer is Supreme Court of India. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक आपका कंसेप्ट है, ये पता होना चाहिए, राइट. सो द आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सो नाउ विद दिस question we come towards the end of this video. I will post the part 4 of this video
on the coming Sunday. All right. Thank you so much.